नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस या सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पिछले दो वीडियो में हमने माइल्ड और मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस मतलब माइट्रल वॉल्व की सिकुड़न और माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब माइट्रल वॉल्व में लीक, इसके विषय में हमने चर्चा। अब जब ये बीमारी एक सीमा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम इसे सीवियर डिजीज़ कहते हैं। मतलब कि वाल में या तो सिकुड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और या फिर वाल में लीक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस, सीवियर एमएस एंड सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन या सीवियर एमआर। जैसा कि हम नाम से जान सकते हैं कि सीवियर का मतलब है कि अब ये बीमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शरीर के और हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को प्रभावित करती है और ये किसी कॉम्प्लिकेशन को, किसी जानलेवा परिणाम को पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको तुरंत अटेंड करने की, तुरंत ट्रीट करने की आवश्यकता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में और सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन में वही लक्षण जो मॉडरेट स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन में थे, वो लक्षण ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। आपकी धड़कन ज़्यादा अनियमित हो जाती है, आपको बार बार घबराहट की समस्या होती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है, कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जरा से चलने में, जरा से चढ़ाई चढ़ने में आपको थकान होने लगती है, आपको बार बार रात में सांस भराती है, आपको बार बार उठना पड़ता है और कई बार आपको जरा सा एक्सर्शन करने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है। हार्ट में अगर ब्लड का क्लॉट जम गया है आपको, तो वो क्लॉट कभी बाहर निकल के हार्ट से और आपके दिमाग में, पैरों में या आपके किडनी में, दूसरे अंगों में जा सकता है और वहाँ पे लकवे की शिकायत या पाँव के काला पड़ने की शिकायत या किडनी में इन्फार्क्ट, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अगर हम कारणों की बात करें तो हमारे देश में माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन का सबसे कॉमन कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जो गले में बचपन में इन्फेक्शन हो जाने के बाद हमारे शरीर का एक ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है। हमारे स्वयं की प्रतिरोधात्मक जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे वाल को डैमेज करती हैं और समय के साथ उसमें सिकुड़न या लीक शुरू हो जाती है। इसके अलावा उम्र के साथ कई बार वाल में कैल्शियम जमा होने की वजह से सिकुड़न आ जाती है और कई बार हार्ट अटैक आने के बाद या जब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है तो वाल में लीक शुरू हो जाता है। तो मुख्य तौर पे वाल में लीक या सिकुड़न होने के यही कारण होते हैं। इसके अलावा अगर वाल में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी वाल में लीक कई बार हो जाता है, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि माइट्रल रिगर्जिटेशन या माइट्रल स्टेनोसिस या वाल की किसी भी बीमारी का डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो इकोकार्डियोग्राफी है। तो इकोकार्डियोग्राफी में ही हमें पता चलता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे हमें पता चलता है कि वॉल में कितनी सिकुड़न है या वॉल में कितना लीक है और ये कब सीवियर लेवल पे पहुंच गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कई बार आपके लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप इको करवाते हैं तो आपको इकोकार्डियोग्राफर बताता है कि आपको मॉडरेट डिजीज़ है। लेकिन वास्तविक रूप से कई बार जब हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो वो डिजीज़ सीवियर निकलती है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक अच्छे इकोकार्डियोग्राफर से करवाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बीमारी का एग्जैक्ट नेचर पता चल जाता है कि वो सीवियर है या मॉडरेट लेवल पे है। जब आपको ये डायग्नोसिस पता चल जाती है कि आपको सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन है या सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है, इसका मतलब है कि अब आपको ऑपरेशन में या उसके ट्रीटमेंट करवाने में कतई देर नहीं करनी चाहिए। माइट्रल स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन में हार्ट पे धीमे धीमे दबाव बढ़ता है, हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, हार्ट का जो रिदम है, जो नियमित गति है हार्ट की, वो डिस्टर्ब होने लगती है। फेफड़ों में खून का दबाव बढ़ जाता है जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। फेफड़ों में कंजेशन होता है, खून का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर हमने सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस के डायग्नोसिस के बाद भी देर किया इलाज करने में या उसको सही समय पे हमने ट्रीट नहीं किया तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि हार्ट में इरिवर्सिबल डैमेज या ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिसको कि वापस नहीं किया जा सकता। और इसका नुकसान ये होता है कि जब हम कुछ समय बाद, मान लीजिए कि आपकी डायग्नोसिस आज हुई सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस की और अब आपने
ऑपरेशन के भय से या किसी कॉम्प्लिकेशन के भय से 1 साल 2 साल 4 साल डिले किया, जितना आप यह डिले करते हैं उतना आपको फ़ायदा मिलने की संभावना कम हो जाती है। आपकी जो धड़कन की अनियमितता है वो यूजुअली सेटल नहीं होती ऑपरेशन के बाद भी। सांस की तकलीफ़ कई बार परमानेंट बनी रहती है। हार्ट का साइज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो आपको जीवन भर परेशान करता है। और ना केवल वाल्व का जो थिकनेस है, वाल्व की जो सिकुड़न है, वो धीमे धीमे बहुत लंबे समय तक रहने पर उसमें कैल्शियम और जमा होता जाता है और वाल्व बहुत सख्त हो जाता है। और कई बार इस वाल्व को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिप्लेस करने में बहुत समय लगता है और कई बार उसकी वजह से, उस कैल्शियम की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने या हार्ट के विशेषज्ञ ने बताया है कि आपको सीवियर माइटल स्टेनोसिस या माइटल रिगर्जिटेशन है, जितनी जल्दी हो सके आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ऑपरेशन के भय से या आप अगर ये सोचते हैं कि किसी गोली दवा से इस बीमारी में कुछ आराम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको जल्दी से कोई इंटरवेंशन करवाना चाहिए तो जल्दी से जाके आप उसका ट्रीटमेंट करें। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन में जैसे मैंने मॉडरेट माइटल स्टेनोसिस में बताया था कि अगर आपको माइटल स्टेनोसिस है तो अर्थात वाल्व की सिकुड़न है तो उसे या तो बैलून के माध्यम से खोला जा सकता है, या फिर अगर वो वाल्व में अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है या वाल्व की संरचना कुछ इस तरह की है कि उसमें बैलून नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है। कुछ परिस्थितियां जबकि बैलून से ये वाल्व को खोलना संभव नहीं हो पाता, जैसे कि अगर वाल्व में साथ साथ मॉडरेट माइटल रिगर्जिटेशन या वाल्व में लीक भी है या हार्ट में खून का थक्का जमा हुआ है जिसको हम एले क्लॉट कहते हैं, या आपको दूसरे वाल्व में भी लीक की समस्या है या सिकुड़न की समस्या है जिसके लिए उस दूसरे वाल्व को भी अटेंड करने की ज़रूरत है, उसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में बैलून के द्वारा वाल्व को खोलने की सलाह नहीं दी जाती। ठीक इसी तरह अगर आपके वाल्व में बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है तो फिर इसका तारों के माध्यम से इंटरवेंशन संभव नहीं होता और मोस्टली ऐसे केसेस में आपको या तो वाल्व के रिपेयर की आवश्यकता पड़ती है या वाल्व को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। हमने बहुत कॉमनली देखा है कि ऑपरेशन के भय से लोग डायग्नोसिस होने के बाद भी सीवियर माइटल स्टेनोसिस और सीवियर माइटल रिगर्जिटेशन की बीमारी को बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक उसको अटेंड नहीं करते और फिर जब बहुत बुरी स्थिति पहुंच जाती है हार्ट की, तब वो आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और उस समय मरीज को पूरा फ़ायदा नहीं मिलता और ऑपरेशन का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। वाल्व का किसी भी तरह का इंटरवेंशन, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो वाल्व का रिपेयर हो, चाहे रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो बैलून से वाल्व को खोलना हो, आज के ज़माने में बहुत ही सुरक्षित है और इसमें मिनिमम रिस्क है और बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरी है। इस सर्जरी के बाद व्यक्ति पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी पाता है। आज के वीडियो में हमने जाना कि सीवियर माइटल स्टेनोसिस या सीवियर माइटल रिगर्जिटेशन में हमें ऑपरेशन के लिए या इंटरवेंशन के लिए क्यों जल्दी करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं उसके, और अगर हम देर करते हैं तो उसके वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।